अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आप तमाम 11 साइंस के स्टूडेंट का हमारे फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशन तजाज़बे की वीडियो लेक्चर नंबर 4 के अंदर आप तमाम 11 साइंस के स्टूडेंट का वेलकम है, इस्तकबाल है। प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बयान भी किया था और न्यूटन ने उसको किस तरह से डिराइव किया था उस पर भी हमने डिस्कस किया था। और आज का जो हमारा इस ग्रेविटेशन का जो चौथा वीडियो लेक्चर है, इसमें हम देखने वाले हैं एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, जिसको हम उर्दू में कहते हैं शकली इसरा। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले देखने वाले हैं कि अगर कोई जिस्म ज़मीन के सरफेस पर हो, ज़मीन के सतह पर हो, तब ज़मीन के ऊपर उसका जो शकली इसरा होगा, ज़मीन के सरफेस के ऊपर जो उसका एसेलरेशन होगा ड्यू टू ग्रेविटी, उसके लिए हम फार्मूला अखज़ करेंगे। अब जितनी भी अशिया जो भी अशिया हम ज़मीन के ऊपर देखते हैं, तो उन तमाम अशिया के ऊपर ग्रेविटेशनल एसेलरेशन क्या रहेगा, उसके लिए हम फार्मूला अखज़ करने वाले हैं। जैसा कि हमको जनरली पता है कि सतह ज़मीन के ऊपर किसी भी जिस्म का जो शकली इसरा होता है स्मॉल g इज़ इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमको ये वैल्यू किस तरह से मिली, ठीक है, उसके लिए क्या फार्मूला है, तो हम यहाँ पर ये देखने वाले हैं कि सतह ज़मीन के ऊपर अगर कोई जिस्म है तो उसके ऊपर जो शकली असरा होता है, तो उसके लिए हमको ज़ाब्ता अखज़ करना है। तो आप क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पर कि एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम उर्दू में कहेंगे सतह ज़मीन पर शकली इसरा, के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर फार्मूला अखज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपकी नोट्स के अंदर हमने इसको एक्सप्लेन, पूरी इसकी नोट्स हमारे पास में लिखी हुई है, जिसके अंदर आपको इसका फार्मूला भी तरतीब से मिल जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हम एसेलरेशन किस तरह से फाइंड कर सकते हैं ज़मीन के सरफेस के ऊपर। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं कि ये हमारी ज़मीन है, ठीक है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और ये क्या है, अर्थ का सेंटर है। ठीक है, तो अर्थ का ये सेंटर है, तो हम कंसिडर करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, सतह ज़मीन के ऊपर है। हम हमारी बात कर लें कि हम ज़मीन के सतह के ऊपर है, तो हाँ, ये जो ऑब्जेक्ट है, तो इसके ऊपर ज़मीन की वजह से जो ग्रेविटी अमल करेंगी, ठीक है, जो ज़मीन इसको अपने मरकज़ की जानिब क्या करेगी, कशिश करेंगी। यानी यहाँ पर हमको पता है कि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स रहेंगी हमारे और ज़मीन के बीच में। ठीक है, तो ज़मीन का जो मरकज़ है, ज़मीन के मरकज़ की तरफ ये एक क़ुव्वत अमल करेंगी, जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और ग्रेविटेशनल फोर्स हमारी बॉडी को किधर खींचने की कोशिश करेंगी, ज़मीन के मरकज़ की तरफ खींचने की कोशिश करेंगी। तो इस पॉइंट के ऊपर जहाँ पर हम हैं, ज़मीन के सरफेस पर हैं हम, तो यहाँ पर हमारे ऊपर कितना शकली असरा अमल कर रहा है, ठीक है, ज़मीन की ग्रेविटी की वजह से हमारे ऊपर कितना शकली इसरा अमल कर रहा है, तो स्मॉल जी के लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला यहाँ पर निकालेंगे। तो हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि सतह ज़मीन के ऊपर एक जिस्म है, ठीक है, और वो जिस्म की कमियत क्या है, स्मॉल m है। ठीक है, ज़मीन का जो निस्फ कुतर है वो हम कंसिडर करते हैं मरकज़ से ज़मीन के सरफेस तक का जो फासला है वो हम, क्योंकि ज़मीन क्या है, एक स्फीयर के शेप में है, कुर्रे की शक्ल में है। ठीक है, ये अगर उसका सेंटर है, तो यहाँ पर हम हैं उसके सरफेस के ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, स्फीयर का रेडियस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इस तरह से बोल सकते हैं कि ज़मीन का जो निस्फ कुत्र है, क्योंकि ज़मीन स्फेरिकल शेप में है, इसलिए हम यहाँ पर निस्फ कुत्र का जिक्र कर रहे हैं। तो ज़मीन के मरकज़ से जिस्म का जो फासला है या ज़मीन का जो निस्फ कुत्र है वो क्या है, कैपिटल R है। और साथ में हम ये कंसिडर करते हैं कि ज़मीन की जो कमियत है, ज़मीन का जो मास है, टोटल मास, वो क्या है, कैपिटल M है। ये स्मॉल m जो है ये हमारा मास है या किसी ऑब्जेक्ट का मास है जो ज़मीन के सरफेस पर है, और कैपिटल M जो है ये पूरी ज़मीन का क्या है, टोटल मास है। ठीक है, अब हमको पता है कि हमारे यहाँ ये ज़मीन भी क्या कर रही है, हमारे ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है। ठीक है, और हम भी क्या कर रहे हैं, ज़मीन के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं। हमने इससे पहले न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा कि दो ऑब्जेक्ट अगर उनके मासेस है, एक का मास m1 है और दूसरे का मास m2 है, तो इनके दरमियान में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होता है। और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों मासेस की कमियत के साथ क्या होता है, रास्त तनासुब में होता है, हासिल ज़रब के साथ। दोनों मासेस की हासिल ज़रब के साथ वो फोर्स जो इनके दरमियान पैदा होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो दोनों मासेस के हासिल ज़रब के साथ रास्त तनासुब में होता है और उनके दरमियानी फासले के मुरब्बे के माकूस तनासुब में होता है। इससे पहले हमने डिस्कस किया, जितना फोर्स ये ऑब्जेक्ट इस पर लगाएंगा उतने ही मैग्नीट्यूड का फोर्स ये ऑब्जेक्ट भी इस ऑब्जेक्ट पर लगाएंगा। यानी दोनों जो यहाँ फोर्सेस है, अगर हम इसको F1 और F2 नाम देते हैं,
तो यहाँ पर ये दोनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड रहेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स 1 इज इक्वल टू क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स 2। ठीक है, तो इसी तरीके से हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं कि ये पहला ऑब्जेक्ट है जिसका जो हम है, जिसका यानी कोई ऑब्जेक्ट है ज़मीन के सरफेस पर, उसका मास m है, और ये ज़मीन है उसका मास क्या है, कैपिटल m है। ठीक है, तो यहाँ से ज़मीन के मरकज़ से हमारे सेंटर ऑफ मास तक का जो फासला है वो r है, तो जाहिर सी बात है हमारे दरमियान में क्या पैदा होंगी, हमारे दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होंगी, ग्रेविटेशनल फोर्स पैदा होंगी। मुझको ज़मीन क्या करेंगी, अपने मरकज़ की तरफ खींचेंगी। ठीक है, यानी मैं ज़मीन अपने ऊपर से, ज़मीन अपने अंदर से क्या करेंगी, मेरे ऊपर फोर्स लगाएंगी। ठीक है, और मैं भी क्या करूँगा, ज़मीन पर उतने मेरे जितना मास है उतने ही मैग्नीट्यूड का मैं क्या करूँगा, उसके हिसाब से क्या करूँगा, मैं भी उस पर फोर्स लगाऊंगा। जैसा यहाँ हमने आपको बताया कि ये ऑब्जेक्ट इस पर फोर्स लगाएगा और ये वाला ऑब्जेक्ट इस पर फोर्स लगाएगा, और दोनों का जो मैग्नीट्यूड रहेगा फोर्स का वो कैसा रहेगा, यहाँ पर हमारा सेम रहेगा। तो हम यह निकालते हैं कि ज़मीन के ज़रिए उस जिस्म पर, ये जो जिस्म है यहाँ पर, ठीक है, तो उस पर अमल करने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स क्या निकाल सकते हैं हम, F इज इक्वल टू जी। यहाँ पर जी जो है वो इस तनासुब का ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, हमारा यूनिवर्सल कांस्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पर ज़मीन का मास है कैपिटल M और हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसका मास है स्मॉल m, अपॉन दोनों का दरमियानी फासला हमने कैपिटल R फर्ज किए, तो यहाँ पर हम कैपिटल R लेंगे, तो ये कैपिटल R स्क्वायर। तो ये निकल गया ज़मीन के ज़रिए उस ऑब्जेक्ट पर अमल करने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी तरह से हमने ग्रेविटेशनल लॉ में पढ़े कि वो और दूसरा ऑब्जेक्ट भी क्या करता है, पहले वाले ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है, यानी यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है सतह पर ज़मीन के, ये भी क्या करेंगे, ज़मीन पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगा सेम मैग्नीट्यूड के साथ में। तो उस ऑब्जेक्ट के ज़रिए ज़मीन के ऊपर लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स, उसका भी वैल्यू क्या रहेगा, Gmm अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड देखिए आप सेम मिला हमको। जो पहली फोर्स है वो जो ज़मीन के ज़रिए कुव्वत लग रही है और जो ऑब्जेक्ट के ज़रिए कुव्वत लग रही है ज़मीन पर, तो दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो हमको सेम मिला, Gmm अपॉन R स्क्वायर, Gmm अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात आएगी समझ में, यानी मैग्नीट्यूड सेम है हमारे फोर्स का, जो यहाँ पर फोर्स अमल कर रही है दोनों के दरमियान में ग्रेविटेशनल फोर्स, उनका मैग्नीट्यूड सेम है। अब जब सतह ज़मीन पर यहाँ पर ऑब्जेक्ट होता है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है, वज़न होता है, वो ग्रेविटी की वजह से होता है ना। हमारा जो वज़न होता है यहाँ पर ज़मीन के ऊपर, जो हम वेट मेज़र करते हैं, तो हमारी ग्रेविटी की वजह से होता है। तो हम कभी भी देखते हैं, हम वज़न को इस तरह से लिखते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के वेट को हम mg के फॉर्म में लिखते हैं, है ना, mg लिखते हैं हम। तो यहाँ पर ये mg कहाँ से आया, तो हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा कि F इज इक्वल टू क्या होता है, ma होता है। तो ये जो F है, यानी अर्थ की वजह से जो हमारे ऊपर जो फोर्स अमल कर रही है, जो ग्रेविटी की वजह से हमारा जो वज़न है, तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये फार्मूले को जो न्यूटन सेकंड लॉ है उसको हम इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट का मास, ठीक है, और यहाँ पर जो असरा है a, इसको हम यहाँ पर a की जगह क्या लिख सकते हैं, g। ठीक है, तो g यहाँ पर हमारा होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रही है, F इज इक्वल टू हमको न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हमको F इज इक्वल टू क्या मिल गया, mg मिल गया, यानी वज़न की कुव्वत होगी। ठीक है, mg। तो यहाँ पर देखिए आप ये इक्वेशन को देखिए, ये भी F इज इक्वल टू था, ये भी, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो हम किसी एक का मैग्नीट्यूड ले लेंगे यहाँ से, Gmm अपॉन R स्क्वायर। तो ये भी फोर्स है और ये भी फोर्स है। अगर इसको इक्वेशन 1 नाम देते हम जस्ट, और इसको इक्वेशन 2 नाम देते, तो दोनों क्या है, फोर्सेस है। तो हम यहाँ पर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वल कर सकते हैं। तो एक जगह पर इक्वेशन 1 की वैल्यू क्या है हमारे पास में, mg, ठीक है, और एक जगह पर F की वैल्यू क्या है हमारे पास में, Gmm अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, इधर m से m क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया, तो g हमको मिल गया Gm कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर। स्मॉल m जो है वो यहाँ से क्या हो गया, कैंसल आउट होगा दोनों साइड से। तो देखिए यहाँ पर हमको शकली इसरा के लिए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसको हम g से जाहिर करते हैं, उसके लिए हमको फार्मूला मिल गया, g इज इक्वल टू जी कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर। जी हमारा यहाँ यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ठीक है, इसकी कीमत भी हमने आपको कल बताए थे, कैपिटल M मास ऑफ अर्थ, ठीक है, ज़मीन की कमियत, और R क्या है, ऑब्जेक्ट से ज़मीन के मरकज़ का क्या है, फासला है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो हमारे सतह ज़मीन के ऊपर है, तो उसका जो शकली इसरा होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट का मास प्रेजेंट नहीं है, यानी यहाँ स्मॉल m नहीं है, यानी हमारा जो शकली इसरा है, ज़मीन का जो शकली इसरा है, वो जिस्म की कमियत पर मुनस्सिर नहीं करता है। ठीक है, वो ज़मीन की कमियत पर क्या करता है, मुनस्सिर करता है। इसलिए यहाँ पर अगर ये पेन पड़ा हुआ है ज़मीन के ऊपर, या हम खुद है, या कोई
दूसरा ऑब्जेक्ट है ज़मीन के ऊपर, तो इन सब के लिए चाहे वो पेन है या छोटा सा पार्टिकल है या कोई बड़ा जिस्म है जो ज़मीन के सरफेस पर है, तो उसके लिए जो जी रहेगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा और उसकी वैल्यू हमेशा कितनी रहेंगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इतना आ गया आपको समझ में। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो सरफेस पर है, ज़मीन के सतह ज़मीन पर है, तो उसके लिए शक्ली असरा बराबर क्या होता है, आपको ये याद रखना है, GM कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर स्मॉल m जो था यानी ऑब्जेक्ट का जो मास था वो इस फार्मूले में नहीं है। यानी हमको एक बात यहाँ से ये समझ में आती है कि जो शक्ली इसरा होता है ज़मीन के ऊपर, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो शक्ली इसरा अमल करता है वो जिस्म की कमियत पर मुनस्सिर नहीं होता है, वो ज़मीन की कमियत पर मुनस्सिर होता है। ठीक है, इसलिए हर ऑब्जेक्ट के लिए जो शक्ली इसरा होता है वो हमेशा कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये फार्मूला आप याद रखिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हमारा इसके ऊपर से है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी नोट्स आपको मिल जाएंगी। ठीक है, और जो मैंने यहाँ पर सिंपली आपको इसको सॉल्व करके बताया हूँ। अब देखिए अगला जो टॉपिक है हमारा इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंदर आप देख रहे हैं वेरिएशन ऑफ जी यानी एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, जिसको हम शक्ली इसरा कहते हैं। जी क्या है हमारा यहाँ पर, शक्ली इसरा है। तो यहाँ पर लिखा है वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू ग्रेविटी विथ एल्टीट्यूड, डेप्थ एंड लैटिट्यूड। ठीक है, यानी हमको शक्ली इसरा की तब्दीली बताना है, यानी शक्ली इसरा कब चेंज होता है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़े कि सतह ज़मीन पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो सबके लिए शक्ली इसरा कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। वो किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए जो ज़मीन के सरफेस पर मौजूद है उसके लिए जी की वैल्यू चेंज नहीं होती है। लेकिन देखिए जी की वैल्यू कहाँ पर चेंज होती है, तो यहाँ पर हमको बताया जा रहा है कि वेरिएशन यानी तब्दीली किसकी, स्मॉल जी की, यानी शक्ली इसरा की तब्दीली बताना है हमको। कहाँ पर देखना है हमको तब्दीली, हमको कहाँ होते हुए दिखाई देंगी जी की, एक तो एल्टीट्यूड पर यानी बुलंदी पर। अगर हम ज़मीन से ऊपर जाते हैं h बुलंदी तक, कुछ हाइट ऊपर चले जाते हैं हम, 100 किलोमीटर चले गए आप ऊपर, 100 मीटर चले गए, 200-500 मीटर ऊपर चले गए, तो वहाँ पर तो आपका जी चेंज होगा ना। हमने तो ज़मीन के सरफेस पर बात की थी कि ज़मीन के सरफेस पर किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए जो एक्सेलरेशन होता है वो कांस्टेंट होता है, मुस्तकिल रहता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन अब हम क्या हो रहे हैं, एल्टीट्यूड पर जा रहे हैं, हम बुलंदी पर जा रहे हैं। तो जब हम बुलंदी पर जाएंगे, ज़मीन से दूर जाएंगे हम, तो जाहिर सी बात है जी की वैल्यू चेंज हो जाएंगी, जी की वैल्यू चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो हमको उसके लिए फार्मूला निकालना है कि हम जैसे जैसे जितनी बुलंदी पर जाएंगे तो जी की वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो उसके लिए हमको फार्मूला निकालना है। उसी तरह डेप्थ, अगर हम गहराई में जाते हैं, हमने ज़मीन से गड्ढा खोदना शुरू किया, गड्ढा खोदना शुरू किया और ज़मीन के अंदर जा रहे हैं हम सुरंग खोद कर। ठीक है, तो हम जैसे जैसे ज़मीन के अंदर जाएंगे तो हमारा जो जी है, जो शक्ली इसरा है, वो भी क्या होता है, चेंज होता है। तो उसके लिए भी हम फार्मूला निकालेंगे। ठीक है, और इसी तरह से लैटिट्यूड, जिसको हम कहते हैं अर्जुल बलत। ठीक है, आपने ज्योग्राफिया के अंदर पढ़ा होगा अर्जुल बलत। अभी जब इसका कंसेप्ट आएगा लैटिट्यूड पर, जब हम शक्ली इसरा देखेंगे तो वहाँ आपको हम लैटिट्यूड यानी अर्जुल बलत समझा देंगे। ठीक है, तो हमको 3 मुकामात पर देखना है जहाँ पर जी चेंज होता है। एक तो ज़मीन से ऊंचाई पर, ज़मीन से कुछ ऊंचाई पर हम शक्ली इसरा के लिए ज़ाब्ता निकालेंगे। फिर ज़मीन के अंदर जाएंगे हम गहराई में, डेप्थ में, वहाँ पर हम शक्ली इसरा की जी के लिए हम ज़ाब्ता निकालेंगे। और हम लैटिट्यूड पर यानी अर्जुल बलत पर अगर है तो वहाँ पर हमारा शक्ली इसरा कितना रहेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला निकालेंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखिए कि अगर कोई अगर कोई ऑब्जेक्ट ज़मीन के सरफेस पर हो, ज़मीन की सतह पर हो, तो उसका जो शक्ली इसरा होता है, अभी हमने उसके लिए फार्मूला देखे, G = G कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर, वो हमेशा मुस्तकिल रहता है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, तो इसमें हम h बुलंदी के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर शक्ली इसरा के लिए ज़ाब्ता अखज़ करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करते हैं। डायरेक्ट नोट्स में तो आपको लिखा के दिया गया। तो ये हमारी ज़मीन है, पहले की तरह हमने जैसा बताया स्फेरिकल शेप में। ये ज़मीन का मरकज़ है O, ज़मीन की कमियत जो है कैपिटल M है। ठीक है, और ये ज़मीन का क्या है, निस्फ कुत्र है जो कि कैपिटल R है। इतना आपको समझ में आ गया। अब हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं है, पहले जो अभी आपको क्वेश्चन पढ़ाया था ऊपर, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा ज़मीन के ऊपर था, ज़मीन के सरफेस पर था। लेकिन अब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है हमारा पहला क्या है एप्लीकेशन, एल्टीट्यूड के ऊपर यानी ऊंचाई पर है, ज़मीन से कुछ ऊंचाई पर है। तो हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं कि ज़मीन से कुछ ऊंचाई पर यानी यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये कहलाएगा हमारा एल्टीट्यूड। ठीक है, यानी बुलंदी पर। अब यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है
ठीक है। तो यहाँ पर ज़मीन के सरफेस से इस ऑब्जेक्ट का जो फासला रहेगा या जो ऊंचाई रहेंगी वो क्या कंसिडर करते हैं हम, एच कंसिडर करते हैं कि ऑब्जेक्ट सतह ज़मीन से एच ऊंचाई पर है। तो एच ऊंचाई पर रहेगा तो उसका जाहिर सी बात है उसकी जो कमियत रहेंगी वो तो चेंज नहीं होंगी, वो तो एम ही रहेंगी। अगर ज़मीन पर भी रहा तो उसकी कमियत यहाँ पर एम ही रहेंगी, ठीक है। लेकिन उसका जी चेंज हो जाएगा, ज़मीन पर उसका जी था, इस जी कंसिडर करते हैं हम, ज़मीन पर उसका शक्ली असरा क्या था, जी, इसलिए इसका जो वज़न हो जाएगा यहाँ पर ज़मीन के ऊपर ऑब्जेक्ट पर वो एम जी रहेगा, है कि नहीं। पहली जो एग्जांपल में देखी हमने यहाँ पर एम जी देखी, ठीक है, एम जी लिए थे ना हमने क्योंकि सरफेस के ऊपर था तो जी चेंज नहीं हो रहा था। लेकिन अब एच ऊंचाई पर चले गए तो हम यहाँ पर जी लिखेंगे, उसका वेट रहेगा कुछ ना कुछ, लेकिन उसको हम क्या नाम दे देंगे यहाँ पर, जी को जी ऑफ एच, ठीक है। तो यहाँ पर सतह ज़मीन के ऊपर उसका वज़न जो है वो एम जी है और सतह ज़मीन से एच ऊंचाई पर उसका वज़न क्या है, एम जी एच है, ठीक है। क्योंकि जी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, इसी को कहा जाता है वेरिएशन ऑफ जी, ठीक है। तो यहाँ जी क्या हो रहा है, एच ऊंचाई पर जाने के बाद में चेंज हो रहा है, तब्दील हो रहा है। तो यही जी एच के लिए हमको क्या करना है, जी एच के लिए यानी एच बुलंदी पर शक्ली इसरा के लिए हमको फार्मूला अखज़ करना है। इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सतह ज़मीन पर हो जिसकी कमियत एम हो, ठीक है, तो उसके लिए जो शक्ली इसरा क्या रहेगा। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले आप फार्मूला निकाले, ऊपर ये दिख रहा है आपको यहाँ पर, जी इज इक्वल टू सतह ज़मीन पर किसी भी ऑब्जेक्ट का शक्ली असरा क्या होता है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते, ठीक है। इसी तरह से अब एच ऊंचाई पर चले गए हम, तो यहाँ पर अब जो आर था हमारा, आर क्या था हमारा, ज़मीन के मरकज़ से ज़मीन के सरफेस का फासला आर। अब बताइए मुझे, अब मुझे जी एच निकालना है। तो अब ये ऑब्जेक्ट का ज़मीन के मरकज़ का और उस ऑब्जेक्ट का जो एच ऊंचाई पर है तो उसका और ज़मीन के मरकज़ का फासला क्या रहेगा, अब आर रहेगा क्या, नहीं, अब फासला क्या हो जाएगा, यहाँ तक आर और यहाँ तक एच है, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, आर प्लस एच। अब फासला क्या हो जाएगा, दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास से दोनों का दरमियानी फासला आर प्लस एच। तो इसी फार्मूले पर से अब हम एच ऊंचाई के लिए शक्ली इसरा देखेंगे। तो यहाँ हम ऐसा लिख सकते, एच ऊंचाई के लिए शक्ली इसरा क्या फ़र्ज़ करें हमने, जी एच। जी एच इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, जी एच इज इक्वल टू, यही फार्मूले पर से लेंगे, जी कैपिटल एम अपॉन, अब आर नहीं आएगा वहाँ पर, आर की जगह क्या आ जाएगा हमारा, आर प्लस एच, क्योंकि अब एच बुलंदी पर है ऑब्जेक्ट। अगर ज़मीन के सरफेस पर रहता तो हम आर ही लेते थे, यहाँ स्क्वायर है फार्मूले में तो यहाँ पर स्क्वायर। तो ये हो गया सतह ज़मीन के ऊपर शक्ली इसरा ऑब्जेक्ट का, और ये सतह ज़मीन से एच ऊंचाई पर जिस्म का शक्ली इसरा, तो इसको नाम दे देंगे इक्वेशन 2, ठीक है। अब हमको क्या करना है, मवाजना करना है दोनों जी का, वेरिएशन तब्दीली देखना है कितनी आ रही है, उसके लिए फार्मूला अखज़ करना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, मसावात 2 को 1 से तकसीम कर देंगे, ठीक है। तकसीम करने पर कर दीजिए आप, यह होगी लेफ्ट हैंड साइड, जी एच अपॉन जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर प्लस एच ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन, इक्वेशन 1 में क्या है इधर, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो जी से जी कैंसल, एम से एम कैंसल, ठीक है। तो क्या बचा यहाँ पर, जी एच अपॉन जी इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या बच रहा हमारे पास में, आर स्क्वायर ऊपर चले जाएगा, ठीक है, आर स्क्वायर क्या होगा हमारा, ऊपर चले जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको ये जो टर्म है इसको हम यहाँ से आर स्क्वायर को हम कॉमन निकालते हैं पहले, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर देखिए आप, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को सॉल्व करने से पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को देखिए आप, बाद में हम इसको क्या करेंगे, तकसीम करेंगे। तो इक्वेशन 2 क्या है हमारी, जी एच जी एम अपॉन आर प्लस एच ब्रैकेट स्क्वायर, ये है ना इक्वेशन 2, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, थोड़ा सा हम यहाँ पर आर स्क्वायर को कॉमन निकाल रहे हैं, ठीक है। तो जी एम, यहाँ से अगर मैं आर स्क्वायर को अगर कॉमन निकालूँ, आर स्क्वायर यहाँ से अगर इस पर स्क्वायर लग जाएगा तो आर स्क्वायर बाहर निकलेगा, ठीक है। तो आर स्क्वायर अगर बाहर निकल जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 1, ठीक है, क्योंकि आर स्क्वायर बाहर हो गया, प्लस अब यहाँ तो आर स्क्वायर था नहीं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एच अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर एच के ऊपर भी स्क्वायर था इसलिए एच स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो इस टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं हमारी आसानी के लिए, बहुत सिंपल है। यहाँ से कुछ नहीं किया हमने, आर को क्या किए, आर स्क्वायर को कॉमन निकाले, तो ये टर्म इस तरह से हो जाएंगी, ठीक है। तो ये इक्वेशन इस तरह से मिलेंगे आपको, जी एम अपॉन आर स्क्वायर 1 प्लस एच अपॉन आर, इसको आप ब्रैकेट स्क्वायर भी ऐसा लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कीजिए अभी, ठीक है। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, अब क्या करेंगे हम, मसावात 2 को 1 से तकसीम कर देंगे, ठीक है। तकसीम करने पर तो इक्वेशन 2 क्या है हमारी, देखिए जी एच, और इक्वेशन 1 क्या है, जी एच की वैल्यू क्या है इधर, जी एम अपॉन आर स्क्वायर
1 प्लस एच अपॉन आर ब्रैकेट स्क्वायर तकसीम इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, जी से जी कैंसिल, एम से एम कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो जी एच अपॉन जी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ से क्या बचा हमारे पास में, सिर्फ ये आ जाएगा, ऊपर 1 रहेगा, ये नहीं तकसीम में आ जाएगा, तो ये मिलेगा 1 प्लस एच अपॉन आर ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है, हरी बात समझ में। अब ये ब्रैकेट स्क्वायर को जैसा हम लेते हैं 10⁻² है, 1/10⁻², अब 10⁻² को ऊपर लेके जाना है तो 10⁻⁻² हो जाता है, तो यहाँ पर भी इस तरह से ये कॉस को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो इसका जो पावर है 2 ये ऊपर जाने के बाद में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये फार्मूला कुछ इस तरह से मिलेगा हमको, यहाँ लिखते हैं हम जी एच अपॉन जी इज इक्वल टू, कॉस पूरा ऊपर आ गया तो 1 प्लस एच अपॉन आर, तो जो कुव्वत थी जो वो जमा में थी, जमा 2, अब वो क्या क्या हो जाएंगी, वज़ा 2, ठीक है, इधर का जी उधर चले जाएगा, तो जी एच इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, 1 प्लस एच अपॉन आर -2 इंटू जी, तो ये जी एच के लिए हमको क्या हो गया, फार्मूला मिल गया, यानी सतह ज़मीन से अगर कोई जिस्म एच ऊंचाई पर है तो बुलंदी अगर 100 मीटर है तो एच की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 100 हो जाएंगी, ठीक है, और आर जो है वो निस्फ कुत रहेगा ज़मीन का 6400 किलोमीटर, जी की वैल्यू आप रखेंगे 9.8, ठीक है, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप पता कर लेंगे कि सतह ज़मीन से 100 मीटर के फासले पर शक्ली इसरा कितना चेंज हुआ और उसमें क्या तब्दीली आई, तो ये बहुत बेसिक फार्मूला है, ठीक है, तो इस फार्मूले की मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम आसानी से एच ऊंचाई पर हम किसी भी जिस्म का शक्ली इसरा पता कर सकते हैं, ठीक है, आ गया आपको समझ में, तो ये हो गया हमारा एल्टीट्यूड के ऊपर, यानी सतह ज़मीन से एच ऊंचाई पर शक्ली इसरा हमने पता किए, जिसका फार्मूला आपके सामने है, जी एच इज इक्वल टू 1 प्लस एच अपॉन आर, पावर है इसका रेस्ट टू पावर है इसका -2 इंटू जी, ठीक है, अगर हम कंसिडर करते हैं कि एच इज़ वेरी लेस देन आर की निस्फ कुत्र, ज़मीन के निस्फ कुत्र के मुकाबले अगर एच बहुत छोटा हो तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएंगी, ये पावर जो 2 है ये सामने आ जाएगा, ये हो जाएगा जमा वज़ा 2h अपॉन आर इंटू जी, ठीक है, तो ये कब रहेगा, जब हमारा एच बहुत छोटा रहेगा, यानी हम ज़मीन से सिर्फ 100 मीटर दूर ऊपर ही गए थे, यानी 50 मीटर ही ऊपर हम गए, यानी अब आर कितना है 6400 किलोमीटर, और हम गए कितना, ज़मीन से कितनी ऊंचाई पर गए, हम सिर्फ 100 मीटर पर गए हम, तो यहाँ पर एच क्या है, बहुत छोटा है कैपिटल आर से, तब ये फार्मूला आपका इस तरह से हो जाएगा जो ऊपर लिखा हुआ है, जी एच इज इक्वल टू 1 - 2h अपॉन आर इंटू जी, ठीक है, तो ये हो गया सतह ज़मीन से एच ऊंचाई पर जिस्म का शक्ली इसरा, ठीक है, अब हम गहराई में देखेंगे, अब ज़मीन के अंदर जाएंगे हम, ठीक है, ज़मीन के सरफेस पर से कहाँ जाएंगे हम, ज़मीन के अंदर गड्ढा खोदते हुए, सुरंग खोदते हुए हम अंदर जाएंगे, ठीक है, तो अब वो सवाल है, तो यहाँ पर अब उसको बोला जाता है डेप्थ, इंग्लिश में कहा जाता है डेप्थ, तो अब देखिए जब हम ज़मीन के अंदर जाते हैं तो जो जी होता है हमारा 9.8 सतह ज़मीन पर वो चेंज होता है, यानी ज़मीन के अंदर गहराई में जाने से क्या होता है, शक्ली इसरा में तब्दीली आती है, तो अब वो कितनी आती है उसके लिए हमको क्या करना है, फार्मूला यहाँ पर अखज़ करना है, तो यहाँ पर देखिए आप फार्मूले में यहाँ मैं आपको डायग्राम बता देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर डायग्राम हमारी बनी हुई है, ठीक है, तो देखिए ज़मीन है ये, ठीक है, ज़मीन का मरकज़ हमारा ओ है, ज़मीन का जो मास है वो m है, कैपिटल M, और ज़मीन का जो निस्फ कुत्र है वो कैपिटल R है, ये ज़मीन का सरफेस है, तो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट अगर है ज़मीन के ऊपर तो हमको पता है उसका जो वज़न होगा वो कितना होगा mg, और उसका जो शक्ली इसरा होगा यहाँ पर वो g रहेगा। अब क्या कर रहे हैं हम, ज़मीन के अंदर जा रहे हैं, हम खोदते हुए उसकी गहराई में जा रहे हैं, हम यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है, ज़मीन के अंदर जा रहे हैं हम, यहाँ पर मरकज़ है, ठीक है, हम यहाँ पर पहुँच गए, तो हम कंसिडर करते हैं कि ज़मीन के सरफेस से हम कितनी गहराई में गए, स्मॉल d गहराई में गए, तो जब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट आ जाएगा d गहराई के अंदर, जब ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो उसका मास बिल्कुल चेंज हो जाएगा, यहाँ mg था ज़मीन के ऊपर, अब गहराई में आ गया तो वो कितना हो जाएगा mg डैश भी दे सकते थे हम, यहाँ पर हमने mgd लिखे, वहाँ mgh लिखे थे, यानी हाइट पर, यहाँ पर डेप्थ के लिए हमने छोटा सा g के पास में क्या कर दिए, इस तरह से हमने g लिखे और छोटा सा d लिख दिए, यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इन डेप्थ, ठीक है, यानी गहराई के अंदर जिस्म का शक्ली इसरा, तो जब यहाँ ऑब्जेक्ट आ जाएगा ज़मीन के अंदर गहराई में, d गहराई में आ जाएगा, तब उसका जो शक्ली इसरा रहेगा वो क्या रहेगा gd, और ज़मीन के ऊपर रहेगा तो शक्ली इसरा क्या रहेगा उसका g, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतना आ गया आपको समझ में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब हम थोड़ा सा यहाँ पर इसको जैसे हमने पहले कैलकुलेशन किया
उसी तरीके से हम इसको कैलकुलेशन करेंगे। तो मैं यहीं पर आपको बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि लिखा हुआ है, डबल डबल लिखने की ज़रूरत नहीं है। सतह ज़मीन पर अगर कोई जिस्म होता है तो उसका शक्ली इसरा क्या होता है, अभी देखिए हमने जी कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर। सतह ज़मीन से डी गहराई में जा रहे हैं अब, तो अब यहाँ पर जो आर था वो आपका ये था, पूरा आर यहाँ से लेके यहाँ तक क्या था आपका रेडियस आर। अब आप अंदर आ गए आप डी गहराई में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, आर में से आपको क्या माइनस करना पड़ेगा फासले के लिए। अब ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया तो यहाँ से ओ से लेकर यहाँ तक का जो फासला रहेगा वो क्या रहेगा, आर माइनस डी। तो यहाँ पर जो आर की वैल्यू रहेंगी हमारी क्या हो जाएंगी, गहराई में जाने के बाद आर माइनस डी। तो ये फार्मूला कुछ इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पर जी डैश कंसिडर करते हैं हम गहराई में, जी डी, ठीक है, इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर की जगह क्या आ जाएगा, आर माइनस डी ब्रैकेट स्क्वायर। इतना आगे समझ में। इक्वेशन 1 को लेकर आइए, यहाँ पर इक्वेशन 1 इज इक्वल टू क्या है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पर हमको ज़मीन की कमियत निकालना है, कमियत। तो हमको पता है एक फार्मूला जो हम बारहा देखते हैं कि जो डेंसिटी होती है, जो कसाफत होती है, वो इज इक्वल टू होती है कमियत बटे हजम, यानी ज़मीन की कमियत बटे हजम। यहाँ से कमियत निकालना है हमको। पहले सिंबल ले लेते, कसाफत को रो से जाहिर किए, कमियत को एम से और हजम को वी से, ठीक है। तो यहाँ से एम निकालना है तो एम को वहीं रहने दो, वी इधर तकसीम में ज़रब में जाएगा तो एम इज इक्वल टू क्या मिलेगा, रो वी। तो रो क्या है यहाँ पर, कसाफत, एज इट इज़ लिख देंगे। अब वी बोले तो ज़मीन का हजम। अब ज़मीन कौन से फॉर्म में है, ज़मीन कुर्रे की शक्ल में है, ठीक है, कुर्रे की शक्ल में है। तो कुर्रे का हजम क्या होता है, आपने पढ़े होंगे ज्योमेट्री में, कुर्रे का हजम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे यहाँ कमियत के टाइम पर। जब कमियत एम आएगा तो हम वहाँ पर उसकी एम की वैल्यू क्या रख सकते हैं, रो 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ देखिए हमने ये इक्वेशन 1 को कुछ इस तरह से लिखे, जी इज इक्वल टू जी एम आर स्क्वायर, ऐसा है ना। तो जी की वैल्यू जी आ गया, जी की जगह जी आ गया, और एम की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम, ये लिख सकते हैं। तो ये लिख दिया हमने यहाँ पर अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर देखिए आर क्यूब है, यहाँ पर आर स्क्वायर है, इसलिए यहाँ से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर एक आर बचेगा, ठीक है। तो क्या बची वैल्यू हमारे पास में, जी इज इक्वल टू जी रो 4/3 पाई आर, ठीक है। तो उसको थोड़ा एडजस्ट करके लिख लिए, 4/3 को पहले लिख लिए, जी एज इट इज़ है, रो भी आ गया यहाँ पर, पाई भी आ गया और आर भी आ गया, हो गई इक्वेशन 3। यानी सतह ज़मीन के ऊपर हमारा शक्ली इसरा ये है, ठीक है। जो ये इक्वेशन है, इक्वेशन 1, वही इस तरह से लिखी हुई है। यहाँ पर हमने जो मास है ज़मीन का, उसको हमने कसाफत और हजम की शक्ल में निकाले, तो वो फार्मूला जो है, ये वाला जो फार्मूला, ये इस तरह से आ गया, ठीक है। अब इसी फार्मूले, अब इक्वेशन 2 में भी हम ऐसे यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर हमको जो हमारी एम रहेगा यहाँ पर, ठीक है, तो एम की वैल्यू क्या हो जाएंगी हमारी, यहाँ पर जो एम की वैल्यू थी हमारी रो 4/3 पाई आर क्यूब, ये ज़मीन के सरफेस के लिए थी। अब हम गहराई में जा रहे हैं आर माइनस डी पर, ये है आर माइनस डी पर जा रहे हैं हम, तो यहाँ आर की वैल्यू क्या हो जाएंगी, आर माइनस डी, और यहाँ पर इसका क्या रहेगा, क्यूब रहेगा, ठीक है। तो सेम जैसा हमने इक्वेशन 1 के लिए जी बनाए इस तरह से, तो सेम यहाँ पर गहराई के लिए भी हम जी डी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या चेंज आएगा, थोड़ा सा चेंज आएगा, यहाँ पर आ जाएगा आर की जगह पर आर माइनस डी, ठीक है। तो वो मिलेगी हमको इक्वेशन 2। ये देखिए सेम इक्वेशन मिली, 4/3 जी रो पाई आर माइनस डी, ठीक है, सेम है। अब मसावात 4 को मसावात 3 से तकसीम करेंगे, जैसे इससे पहले के क्वेश्चन में किए थे। तो जी डी अपॉन जी ये तकसीम कर दिए, 4 से 4/3 कैंसल, जी से जी कैंसल, रो से रो कैंसल, पाई से पाई कैंसल, इधर क्या बचा, आर माइनस डी अपॉन आर, ठीक है। किसके लिए फार्मूला निकालना है, डेप्थ में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन निकालना है। तो जी डी को वहीं रहने दो, जी को उस तरफ लेके चले जाओ, जी आ गया। अब ये जो आर है, ये आर माइनस डी, तो आर की भी तकसीम में है और डी की भी तकसीम में है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं आप, आर अपॉन आर माइनस डी अपॉन आर, ठीक है। इधर आपका जी जैसा कि वैसा, आर से आर कैंसल, क्या बचा 1 माइनस डी अपॉन आर इंटू जी। तो ये फार्मूला मिल गया आपको कि ज़मीन के आप गहराई में जाएंगे तो उसके लिए जो वेरिएशन रहेगा जी का, उसका जो फार्मूला रहेगा वो क्या रहेगा आपका, जी ऑफ डेप्थ। आप 100 किलोमीटर अंदर चले गए, ठीक है, तो यहाँ पर 100 आ जाएंगी इसकी वैल्यू डी की, ठीक है, यहाँ 100 आ जाएंगी। आर आपको पता है 6400 किलोमीटर, जी आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सबकी वैल्यू रखिए और आप पता कर लीजिए कि गहराई के अंदर आपका शक्ली इसरा क्या है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो गहराई के लिए यूज़ होता है ज़मीन की। अब कंसिडर करो आप कि आपका जो डी है, आप ज़मीन के मरकज़ पर चले गए, कहाँ चले गए आप, ज़मीन के मरकज़ पर चले गए आप, तो वहाँ पर आपका जो डी रहेगा वो क्या हो जाएगा, आपका डी जो रहेगा आपका सतह ज़मीन के ऊपर, जब आप ज़मीन के मरकज़ पर चले जाएंगे तो आपका जो शक्ली इसरा रहेगा, तो आप जब इस फार्मूले को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर आपको इसकी वैल्यू 0 मिलेंगी, क्योंकि ज़मीन के ऊपर जो शक्ली इसरा होता है उसकी कीमत क्या होती है, हमेशा
सी पर होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो गया हमारा डेप्थ के अंदर शक्ली इसरा के लिए ज़ाब्ता। अब आखिरी पॉइंट है हमारा इस क्वेश्चन का, जो है लैटिट्यूड के लिए अर्जुल बलद के ऊपर। अब अर्जुल बलद क्या है, इसको हम मैंने कहा था आपको कि जब इसका टॉपिक आएगा मैं आपको अर्जुल बलद समझाऊंगा। तो यहाँ पर जो हमारी ज़मीन होती है वो एक कुर्रे की शक्ल में है। ठीक है, तो इस कुर्रे को हम क्या करते हैं, इस कुर्रे को हम, तो यहाँ क्या करते हैं हम कि जो हमारी ज़मीन है इसको हम कंसंट्रिक सर्कल में हम क्या कर देंगे, इसको तकसीम कर देंगे। हम कुर्रे को आप कंसिडर करो ये 3D है, ऐसा डायग्राम में तो हमको जो प्लेन ज्योमेट्री होती है उसको तो हमको बुक रजिस्टर वाइज ही बताना पड़ेगा ज़मीन को, लेकिन जो हमारी गेंद होती है ना, जो बॉल होता है, उसकी तरह हमारी ज़मीन क्या होती है, उस शेप में होती है, कुर्रे की तरह होती है। बॉल तो खोखला होता है अंदर से, जो सॉलिड कुर्रा होता है उसकी तरह हमारी ज़मीन होती है। तो 3D में आप देख सकते हैं जैसा बॉल गेंद होती है तो वैसी हमारी ज़मीन होती है। ठीक है, तो अगर हम उसके अंदर छोटे छोटे ऐसे कंसंट्रिक सर्कल बना ले, ऐसे छोटे छोटे उसके अंदर हम कंसंट्रिक सर्कल बना ले, आप इस तरह से, ये जो सर्कल बनाया आपने, यानी सर्कल के अंदर इसको आपने ज़मीन को तकसीम कर दिए, तो ये जो सर्कल कहलाते, ठीक है, जो आपने यहाँ पर बनाए, तो ये वाले सर्कल कहलाते आपके लैटिट्यूड, है ना, लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड, इसी को कहते हैं हम लैटिट्यूड, और उर्दू में कहते हैं हम इसको अर्जुल बलद। क्या कहते हैं हम, अर्जुल बलद। ठीक है, तो अर्जुल बलद समझ में आएगा कि ज़मीन के अंदर हम क्या करते हैं, एक उसको ज़मीन को हम क्या कर देते हैं, छोटे छोटे सर्कल के अंदर, उसको सर्कल के अंदर क्या कर देते हैं, दायरों के अंदर क्या कर देते हैं, तकसीम कर देते हैं। ठीक है, आप ऐसी ज़मीन है, हमारे पास में कोई फ्रूट है समझ लो, ठीक है, उसको आप क्या कर रहे हैं, उसको उसके अंदर आप उसकी काटते जा रहे हैं, उसको आप छोटे छोटे उसके आप क्या करते जा रहे हैं, उसके आप पार्ट बनाते जा रहे हैं। तो वो जो पार्ट होते हैं या जो सर्कल होते हैं, जो हम यहाँ पर कंसंट्रिक जो सर्कल बनाते हैं, वो इस सर्कल हमारे क्या कहलाते हैं, लैटिट्यूड कहलाते हैं, जिसको हम अर्जुल बलद कहते हैं। ठीक है, यानी लाइन ड्रॉ करते हैं हम इस तरह से, सर्कल में क्या कर देते हैं, इसको तकसीम कर देते हैं ज़मीन को। ठीक है, तो वो कहलाता है हमारा अर्जुल बलद। तो ये अगर ज़मीन का सेंटर है, ठीक है, तो जो सेंटर है हमारा, तो यहाँ से भी एक अर्जुल, यहाँ से भी हमारा एक लैटिट्यूड गुजरेगा इस तरह से। ठीक है, तो जो सेंटर से लैटिट्यूड गुजरता है उसे कहा जाता है इक्वेटर। क्या कहा जाता है इसको, इक्वेटर, और उर्दू में हम कहते हैं इसको ख़त इस्तिवा। क्या कहते हैं हम इसको, ज़मीन का ख़त इस्तिवा कहते हैं। ठीक है, इतना आ गया आपको समझ में कि सेंटर से, ज़मीन के सेंटर से जो लैटिट्यूड गुजरता है, जो अर्जुल बलद गुजरता है, उसे क्या कहते हैं हम, ख़त इस्तिवा कहते हैं। क्लियर, और ज़मीन के ख़त इस्तिवा के ऊपर जो परपेंडिकुलर मरकज़ से गुजरता है ख़त, तो ये हमारे होते हैं कुतुब, पोल्स कहते हैं हम इसको। ये होता है हमारा नॉर्थ पोल और ये होता है हमारा साउथ पोल। जो ज़मीन के जो कुतुब बोलते हैं ना, ज़मीन भी एक मैग्नेटिस है, उसके दो कुतुब है, एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। तो ये नॉर्थ साउथ, और इधर ये ईस्ट और ये वेस्ट। ठीक है, तो ये वाला जो लाइन है, जो अर्जुल बलद के ऊपर जो परपेंडिकुलर है, जो ज़मीन के मरकज़ से गुजर रहा है, अर्जुल बलद ख़त इस्तिवा पर जो उमूद है, तो ये वाला जो ख़त है ये कहलाता हमारा कुतुब। और ये वाला जो लाइन है जो हमने अभी बताया आपको, ये जो सेंटर से गुजर रहा है लैटिट्यूड, उसको हम क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं, ख़त इस्तिवा कहते हैं। तो आपको लैटिट्यूड आगे समझ में, अर्जुल बलद कि ज़मीन को हम क्या करते हैं, कंसंट्रिक सर्कल में क्या कर देते हैं, हम उसको तकसीम कर देते हैं। तो वो कंसंट्रिक सर्कल हमारे क्या कहलाते हैं, अर्जुल बलद कहलाते हैं, लैटिट्यूड कहलाते हैं। जो लैटिट्यूड ज़मीन के मरकज़ से गुजरता है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम इक्वेटर कहते हैं, ख़त इस्तिवा कहते हैं। ठीक है, और जो ख़त इस्तिवा पर मरकज़ से गुजरने वाला उमूदन हमारा जो इस एक्सिस होता है या जो लाइन होती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम पोल्स कहते हैं, उसको हम उर्दू में कुतुब कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गई लैटिट्यूड की बात। अब हम क्या कर रहे हैं, हमारा सवाल क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, अगर कोई जिस्म ज़मीन के लैटिट्यूड पर हो, लैटिट्यूड पर हो, तब उस पर शक्ली इसरा का ज़ाब्ता क्या होगा। ठीक है, वहाँ पर शक्ली इसरा के लिए हमको क्या करना है, ज़ाब्ता अखज़ करना है। तो ये डायग्राम थोड़ी हमारी ख़राब हो गई क्योंकि हमने आपको इसके लैटिट्यूड को समझाए। अब यहाँ पर हम एक डायग्राम बना रहे हैं, ये हमारी ज़मीन है, ठीक है, और ये उसका सेंटर है, और आप कंसीडर करो कि ये क्या है, हमारा इक्वेटर है। अभी आपने बताया आपको ये क्या है, हमारा इक्वेटर है। यानी इक्वेटर भी क्या होता है, एक लैटिट्यूड ही होता है, एक अर्जुल बलद ही होता है। ये एक इक्वेटर है जिसको हम उर्दू में कहते हैं ख़त इस्तिवा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे हमने यहाँ बताए थे आपको, ये ख़त इस्तिवा है हमारा, ये वाला जो लाइन है ये क्या है, ख़त इस्तिवा है। और अगर हमारा इस लैटिट्यूड पर कोई ऑब्जेक्ट है, इस अर्जुल बलद पर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो यहाँ हम उसको ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरह से। ऐसा कंसिडर करो आप कि वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, काय पर है, वो भी लैटिट्यूड पर है।
तो हम क्या करेंगे, इस ज़मीन के मरकज़ से उस जो लैटीट्यूड पर जो ऑब्जेक्ट है उसको हम क्या करेंगे, उस तक के एक लाइन खींच लेंगे, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, ज़मीन का निस्फ कुत्र हो जाएगा, ज़मीन का निस्फ कुत्र हो जाएगा। इसकी वैल्यू आपको सभी को पता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, आर होती है। तो हम कंसिडर करते हैं ज़मीन का मरकज़ ओ है और इस लैटीट्यूड के ऊपर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका मास एम होगा, ठीक है, जिसका मास क्या है, स्मॉल एम है, इधर साइड में बता रहे हैं। ये जो आर है ये ज़मीन का निस्फ कुत्र है, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर रहेगा, लैटीट्यूड के ऊपर रहेगा, तो जाहिर सी बात है, आपको पता है उसके ऊपर शकली इसरा शकली कुव्वत अमल करेंगी, है कि नहीं। ज़मीन अपने मरकज़ की तरफ क्या करेंगी, उसको अपनी तरफ खींचेंगी। इस ऑब्जेक्ट को हम नाम देते हैं, इस ऑब्जेक्ट का नाम है ए। क्या नाम है इस ऑब्जेक्ट का, ए ऑब्जेक्ट है जो ज़मीन के लैटीट्यूड पर, किसी लैटीट्यूड पर मौजूद है। तो हमने उसको मरकज़ से उस लैटीट्यूड को मिला दिए एक ख़त के ज़रिए, जो कि हमारे डायग्राम के मुताबिक वो क्या हो गया, हमारे ज़मीन का निस्फ कुत्र हो गया। तो यहाँ मुकाम ए पर एक जिस्म है, तो जाहिर सी बात है उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स अमल करेंगी, ज़मीन उसको अपने मरकज़ की तरफ क्या करेंगी, उसको कशिश करेंगी, ठीक है। अब यहाँ पर ये शख्स है, ठीक है, अब ये शख्स क्या हो रहा है, हमारी ज़मीन रोटेशन कर रही है, ज़मीन घूम रही है अपने एक्सिस के ऊपर, ठीक है, ज़मीन क्या कर रही है, अपने एक्सिस पर घूम रही है, ठीक है। अब ज़मीन अपने एक्सिस पर घूम रही है, तो जाहिर सी बात है ये ऑब्जेक्ट भी यहाँ पर क्या कर रहा है, रोटेशन कर रहा है, गर्दिश कर रहा है। तो जाहिर सी बात है इसके ऊपर जब ये गर्दिश हरकत करेगा या दायरवी हरकत अंजाम देगा ये ऑब्जेक्ट, तो इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफुगल फोर्स अमल करेंगी, जो कि हमने दायरवी हरकत में पढ़ा। मरकज़ जू कुव्वत भी अमल करेंगी, जो ग्रेविटी की शक्ल में क्या कर रही है, मरकज़ की तरफ अमल कर रही है। यानी जो स्मॉल जी है हमारा, वो किस तरफ अमल करेगा, मरकज़ की तरफ अमल करेंगे ये ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है, जो कि मरकज़ जू कुव्वत की वजह से जो शकली इसरा रहेगा हमारा वो जी रहेगा। क्योंकि हम यहाँ पर ज़्यादा फोकस जी पर क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हमको जी के लिए फार्मूला निकालना है। तो आपको पता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन या दायरवी हरकत अंजाम दे रहा है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट ए इस सर्कल के अंदर, ये छोटे सर्कल के अंदर, तो इसका मरकज़ हम मान लेते यहाँ पर क्या है, ओ है, या इसका मरकज़ बी है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो छोटा सा हमारा सर्कल है उसका रेडियस हम कंसिडर करते हैं स्मॉल आर, ठीक है। इतना आ गया आपको समझ में। ये हमारा था लैटीट्यूड, जिसको हम इक्वेटर कहते हैं, जो सेंटर से गुजरता है लैटीट्यूड, उसको इक्वेटर कहा जाता है। हमने एक लैटीट्यूड कंसिडर किए, उस पर एक ऑब्जेक्ट है ए, और उस लैटीट्यूड का जो मरकज़ है वो बी है, और उसका निस्फ कुत्र क्या है, आर है। और ज़मीन के मरकज़ से उस ऑब्जेक्ट का जो फासला है वो क्या है, कैपिटल आर है, जो कि हमारी ज़मीन का निस्फ कुत्र है। और ज़मीन के अतराफ़ में, अब ज़मीन के सरफेस पर यानी लैटीट्यूड पर वो ऑब्जेक्ट है, तो वो क्या कर रहा है, रोटेशन कर रहा है, दायरवी हरकत अंजाम दे रहा है। तो उसके ऊपर हमने दायरवी हरकत में पढ़े कि उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अमल करती है, मरकज़ जू कुव्वत और मरकज़ गुरेज कुव्वत। तो मरकज़ जू कुव्वत की वजह से जो असरा क्रिएट करेगा वो हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन रहेगा जी, जो मरकज़ की तरफ अमल करेगा। अब एक असरा और अमल करेगा इसके ऊपर, किसकी वजह से, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, है ना। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर होती है, बाहर की तरफ होती है। जैसे हमने आपको बताए थे कि अगर दायरवी सड़क पर से अगर कोई बस गुजर रही है, तो उसमें जो मुसाफिर होते हैं तो वो बाहर की तरफ अपने आप को क्या करते हैं, महसूस करते हैं। तो उनके ऊपर जो वहाँ पर असरा क्रिएट करता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से अमल करता है, मरकज़ गुरेज कुव्वत की वजह से अमल करता है। तो ये ऑब्जेक्ट पर भी क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से क्या होगा, यहाँ पर इसरा अमल करेंगे, और वो इसरा क्या रहेगा हमारा, ए आर, ठीक है। अब हम सोचते हैं कि ज़मीन के ऊपर तो हमको तो ऐसा कभी फील नहीं होता कि हम पीछे की तरफ जाते हैं, जैसा हमको बस के अंदर महसूस होता है कि जब भी हम दायरवी सड़क पर से गुजरते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हम बाहर की तरफ जा रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम पर अमल कर रही है। लेकिन ज़मीन के सरफेस पर किसी को भी ऐसा नहीं लगता होगा कि अगर वो लैटीट्यूड पर भी है तो उसको ऐसा नहीं लगता होगा कि वो ज़मीन से बाहर जा रहा है या ज़मीन के बाहर की तरफ वो क्या कर रहा है, अमल कर रहा है। इसलिए नहीं करता है क्योंकि उसके ऊपर इधर के अंदर के जानिब भी क्या होता है, एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से अमल करता है। और ये जो जी होता है अंदर की तरफ, जो स्मॉल जी अमल करता है, इसकी वैल्यू जो होती है वो इस वाले एक्सेलरेशन के मुकाबले क्या होती है, ज़्यादा होती है। यानी ऐसा कह सकते हैं हम कि जी, जो जी होता है हमारा स्मॉल जी, वो ग्रेटर देन क्या होता है, ए आर होता है। इसलिए हमको जो ज़्यादा एक्सेलरेशन क्रिएट होता है हमारे बॉडी पर, वो ज़मीन के मरकज़ की तरफ से होता है। इसलिए हम ऐसा फील करते हैं कि हमको किसी भी तरह की बाहर की तरफ कोई फोर्स नहीं लग रही है, और ना ही किसी तरह का हमको एक्सेलरेशन वहाँ पर हमारे बॉडी पर अमल कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कंसीडर करते हैं, यहाँ पर सबसे बेसिक चीज़ हम ये भूल गए कि जो हमारा इक्वेटर है और ये जो पॉइंट है जिसको हमने यहाँ से पॉइंट ए से इस मरकज़ से हमने जो लाइन खींची, यानी जो हमने निस्फ कुत्र खींचे, यहाँ पर एक एंगल क्रिएट हो रहा है।
तो ये जो एंगल क्रिएट होता है इसे कहते हैं हम फाई। ठीक है, यानी लैटिट्यूड या हमारा जो इक्वेटर होता है, इक्वेटर और जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है यानी जो निस्फ कुत्र होता है उसके दरमियान बनने वाला जाविया हमारा यहाँ पर क्या है, फाई है। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं ये निस्फ कुत्र है और ये हमारा इधर से निस्फ कुत्र है ऑब्जेक्ट का ज़मीन के मरकज़ से, तो यहाँ भी एक एंगल क्रिएट हो रहा, तो ये भी हमारा फाई होता है ज्योमेट्री के रूल के मुताबिक। ठीक है, अगर मैं इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करूँ, ये जो एक्सेलरेशन है ए आर, ठीक है, अब ये दो हिस्सों में यहाँ पर क्या हो जाता है, तकसीम हो जाता है, तो यहाँ पर जो एंगल मिलता है हमको ये वाला एंगल, ठीक है, तो ये भी क्या होता है, हमारा एंगल फाई होता है। ये एंगल भी फाई है, ये एंगल भी फाई है और ये एंगल भी क्या है, फाई है। और इधर हमारा क्या है, ए आर है, ठीक है, जिसको हम रेडियल एक्सेलरेशन कहते हैं। तो ये जो रेडियल एक्सेलरेशन है इसका एक कंपोनेंट इस लाइन पर होगा जो इस ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, बैलेंस करेगा। तो यहाँ पर जो इसका कंपोनेंट रहेगा, तो जब भी हमको पता है यहाँ थीटा या फाई आ जाता है, तो यहाँ पर जो कंपोनेंट होगा इस वेक्टर का, तो वो क्या रहेगा हमारा, ए आर कॉस फाई। ठीक है, तो यहाँ पर ए आर का जो एक पार्ट है ए आर कॉस फाई, ये किसको बैलेंस करेगा, ये जी को बैलेंस करेगा, शकली इसरा को बैलेंस करेगा। ठीक है, तो आपको आ गया समझ में, ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पर शकली इसरा की वजह से जो उस पर फोर्स अमल कर रही है यहाँ पर मरकज़ की तरफ, वो मरकज़ जो कुव्वत है ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, और उसका उसकी वजह से जो इसरा अमल कर रहा है वो जी है। और यहाँ पर जो मरकज़ गुरेज कुव्वत अमल कर रही है ऑब्जेक्ट पर, तो उसके लिए जो असरा क्रिएट हुआ वो क्या है, हमारा ए आर है। ए आर को हमने तकसीम कर दिया यहाँ पर कंपोनेंट में, तो उसका एक कंपोनेंट हमको क्या मिला, ए आर कॉस फाई मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पर ए आर कॉस फाई और जी क्या कर रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं पूछूँ आपको कि इस पॉइंट ए पर नेट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या रहेगा, तो हम यहाँ ऐसा लिख सकते हैं जी नेट, यानी जिस्म ए पर जो नेट शकली इसरा अमल कर रहा है, तो कौन से शकली इसरा से अमल कर रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर जी नेट अगर हमको निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, बड़े वाले एक्सेलरेशन में से छोटे वाला जो एक्सेलरेशन है ए आर कॉस फाई उसको माइनस करना पड़ेगा। जब जाके हमारा पॉइंट ए के ऊपर हमारा नेट एक्सेलरेशन निकलेगा, तो मरकज़ की तरफ जो बड़ा एक्सेलरेशन अमल कर रहा है वो हमारा जी है, माइनस और मरकज़ से बाहर उसी लाइन पर ऑब्जेक्ट ए पर जो एक्सेलरेशन अमल कर रहा है वो हमारा ए आर कॉस फाई है। तो ये फार्मूला हमको मिल गया। इस अगर कोई जिस्म लैटिट्यूड पर है तो उस पर अमल करने वाला सक्रिय इसरा जी नेट बराबर क्या रहेगा, जी माइनस ए आर कॉस फाई। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो ए आर है इसकी वैल्यू हम यहाँ से बता सकते हैं कि जो रेडियल एक्सेलरेशन होता है हमको पता है कि ए आर इज इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा स्क्वायर, क्या होता है, आर ओमेगा स्क्वायर। तो ये इक्वेशन कैसी हो जाएंगी हमारी, जी नेट इज इक्वल टू जी माइनस ए आर की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, आर ओमेगा स्क्वायर कॉस फाई। ठीक है, ओमेगा क्या है, ये जो ऑब्जेक्ट घूम रहा है हमारा, रोटेशन कर रहा है, उसकी जाविये रफ्तार है। ठीक है, आर क्या है, जिस सर्कल में वो ऑब्जेक्ट घूम रहा है उसका वो रेडियस है, इसलिए यहाँ से हमको जो ए आर की वैल्यू मिल गई वो मिली आर ओमेगा स्क्वायर कॉस फाई, जैसा कि वैसा। अब मुसल्लस ओ ए बी को देखिए आप, मुसल्लस ओ ए बी, ये वाला मुसल्लस ओ ए बी, ये वाला, ऐसा हम बाहर निकाल के बताते हैं आपको, ये ओ, ये हमारा ओ ए बी, ठीक है, इस तरह से। ठीक है, ये हमारा फाई है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं आपको पूछूँ मुसल्लस ओ ए बी में अगर मुझे कॉस फाई निकालना है, जैसे कॉस थीटा निकालते हैं हम, यहाँ फाई कंसिडर किया हमने, तो कॉस फाई बराबर क्या होता है, मुतस्सिला ज़िला, ये वाला ज़िला, तो ये हमको पता है यहाँ पर क्या है, स्मॉल आर है, और ये वाला जो ज़िला है ये कैपिटल आर है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि कॉस फाई या कॉस थीटा बराबर क्या होता है, मुतस्सिला ज़िला बटे वित्र, वित्र क्या हमारा यहाँ पर आर है। तो यहाँ से हमको कॉस फाई की वैल्यू क्या मिल गई, कॉस फाई दिख रहा था आपको, इधर देखिए मुसल्लस बनाया हमने, इधर मुसल्लस ओ ए बी, ओ ए बी। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर ये एंगल क्या था हमारा फाई, जैसा अब यहाँ से हम कॉस थीटा निकालते हैं वैसे हम यहाँ कॉस फाई निकालेंगे। तो कॉस फाई बराबर क्या होता है, मुतस्सिला ज़िला, ये यहाँ पर आर है हमारा मुतस्सिला ज़िला, और ये वाला जो ज़िला है वित्र जो है हमारा इस मुसल्लस का वो आर है, तो यहाँ पर हमने आर लिख दिए। तो कॉस थीटा या कॉस फाई इज इक्वल टू क्या होगा, मुतस्सिला ज़िला बटे वित्र। यहाँ से अब स्मॉल आर की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो स्मॉल आर, ये कैपिटल आर इधर चले जाएगा, तो आर कॉस फाई। ठीक है, तो ये आर की वैल्यू मिल गई। तो यहाँ देखिए इक्वेशन, इस इक्वेशन के अंदर हम आर की वैल्यू क्या रख सकते हैं, स्मॉल आर की वैल्यू आर कॉस फाई। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएंगी, जी नेट यानी पॉइंट ए के ऊपर नेट शकली इसरा बराबर जी माइनस आर की वैल्यू क्या रख सकते हैं हम, कैपिटल आर कॉस फाई ओमेगा स्क्वायर कॉस फाई।
ठीक है। तो जी नेट इज इक्वल टू जी माइनस आर को आप पहले लिख दीजिए, यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर को भी लिख दीजिए, कॉस फाई क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर फाई। तो ये जो फार्मूला आ गया है बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि अगर आप किसी लैटिट्यूड पर है, अगर आप किसी अर्जुल बलद पर है, तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, जो शकली इसरा आपके ऊपर अमल करेगा वो उसकी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए इस फार्मूले पर गौर कीजिए थोड़ा सा। जी की कीमत आपको पता है 9.8, आर की कीमत भी आपको पता है 6400 किलोमीटर, जाविये रफ्तार भी आप निकाल सकते हो, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t, ठीक है। 2π की कीमत 3.14, टी कितना होता है 24 घंटे, है ना। 24 घंटे को आप सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिए तो आपको ओमेगा भी मिल जाएगा, ठीक है। ज़मीन की यहाँ पर जाविये रफ्तार निकाल सकते हैं आप, तो ओमेगा मिल जाएगा आपको। तो ये चीज़ें आपको पता है ऑलरेडी। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है फाई, डिपेंड कर रहा है फाई पर। फाई क्या होता है हमारा, देखिए डबल से दोबारा शक्ल को, फाई होता है हमारा जो इक्वेटर होता है, जो हमारा ख़त इस्तिवा होता है, उसके और निस्फ कुतुब के दरमियान बनने वाला जाविया होता है। तो अब यहाँ अगर हम यहाँ ए पर है, अगर ऑब्जेक्ट हमारा इस लेटीट्यूड पर है और ए मुकाम पर है, तो उसके लिए फार्मूला ये रहेगा, हमको फाई की कीमत जो भी दे दिया गया कि इतने एंगल पर है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम उस मुकाम ए पर यानी उस लेटीट्यूड पर हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट का असरा आपको बता सकते हैं। अब इसके दो केसेस बनेंगे हमारे। देखिए केस फर्स्ट क्या लेंगे हम, कि अगर हम यहाँ पर है यानी पॉइंट ए यहाँ ना होते हुए अगर यहाँ पर आ गया, ये भी लेटीट्यूड ही है ना, हमने जो बताया जो इक्वेटर होता है हमारा वो एक लेटीट्यूड होता है। अब यहाँ पर है अगर पॉइंट ए ये ऑब्जेक्ट, तो बताइए हमें को यहाँ पर फाई क्या रहेगा, फाई 0 रहेगा यहाँ पर इस केस में। तो अगर फाई 0 हो, तो ये इक्वेशन कैसी हो जाएंगी हमारी, जी नेट यानी इक्वेटर के ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्ट है, इक्वेटर है हमारा, ये इसको लेटीट्यूड भी बोल सकते हैं हम, और यहाँ पर फाई इक्वल्स टू क्या रहेगा 0। तो अगर फाई 0 हो तो ये इक्वेशन कैसी हो जाएंगी हमारी, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर, फाई की वैल्यू 0 रख दो, कॉस 0 क्या होता है 1, तो जी नेट इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। ये हो गया, इसकी वैल्यू निकाल लीजिए आप, आपको पता चल जाएगा कि इक्वेटर के ऊपर शकली इसरा कितना होता है, ठीक है। ये हो गया, इक्वेटर पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है यानी उस लेटीट्यूड पर जो मरकज़ से गुजर रहा है उस पर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए शकली इसरा ये रहेगा, ठीक है। अगर किसी भी लेटीट्यूड के ऊपर है तो उसके लिए ये रहेगा, वहाँ फाई की कीमत रख दो आप, जो भी डिग्री मिल रही है आपको उसको सॉल्व कर लो। अगर आप पोल पर है, अब यहाँ पर आ गया कोई शख्स, नॉर्थ पोल है हमारा, ये कुतुब है हमारे, और ये साउथ पोल है, तो अगर कुछ यहाँ पर है, ठीक है, तो यहाँ पर इसके लिए क्या हो जाएगा एंगल हमारा, ये पॉइंट ए यहाँ चले गया, तो यहाँ पर जो फाई रहेगा वो 90 डिग्री रहेगा। तो केस सेकंड देख लेते हैं हम, केस सेकंड है हमारा कि अगर फाई इक्वल्स टू 90 डिग्री हो तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा, जी नेट इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस 90, कॉस स्क्वायर 90, कॉस 90 क्या होता है 0, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो जी नेट इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, जी, यानी जो हमारी कीमत, जो शकली इसरा हमारा ज़मीन के ऊपर होता है वही इसरा हमारा कुतुब के ऊपर होता है। ज़मीन के ऊपर जो कुतुब होते हैं हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर अगर हम हैं तो हमारा शकली इसरा जी के मसावी मिलता है हमको, ठीक है। यानी इसकी कीमत पता है हमको 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये था हमारा वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड एंड डेप्थ। गहराई में भी हमने जी के लिए फार्मूला निकाले, एच बुलंदी पर भी हमने जी के लिए फार्मूला निकाले, और लैटिट्यूड पर अर्जुल बलद पर भी हमने जी के लिए फार्मूला निकाले। तो इस तरह से ये हमारा वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पर कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह अगले वीडियो लेक्चर के अंदर नया टॉपिक देखेंगे। खुदा हाफिज़, थैंक्स।